आज आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का दूसरा भाग। धृति अर्नब के साथ जैसे ही बाहर आई, अर्नब ने पहले से भिगो कर रखे हुए रंग से धृति को नहला दिया। हैप्पी होली धृति, वाह तुम तो एकदम गुलाबी चिड़ा लग रही हो। अर्नब हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम बच जाओगे क्या? वहीं खड़े रहना, तुम्हें भोले बाबा की कसम अभी बताती हूँ। गुलाबी रंग से लिपी पुती धृति रंग की बाल्टी उठाकर अर्नब की तरफ दौड़ी। अर्नब पोर्च की तरफ भागा। धृति ने पूरी बाल्टी उठाकर सामने की तरफ फेंक दी। और ये क्या, अर्नब तो बच गया। लेकिन पोर्च में ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े पतिदेव रंग से नहा लिए। अब धृति को काटो तो खून नहीं। बेचारी आंख मूंदकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कोई हिरण का बच्चा शेर की पूंछ पर पैर रखने के बाद अपनी मौत के इंतजार में आंखें मूंद लेता है। धृति की तरफ पीठ करके खड़ा आकाश किसी से फोन पर बात कर रहा था। इससे पहले कि वो पलटकर धृति की तरफ देख पाता, अर्नब ने आकर धृति के हाथों से रंग की बाल्टी छीन ली। भैया बुरा न मानो, होली है। धृति पर बरसने वाले अंगारे अब अर्नब पर बरस रहे थे। धृति ससेटी हुई अपने पति का गुस्सा देखे जा रही थी। आकाश धृति का भीगी बिल्ली जैसा चेहरा देखते ही समझ गया था कि रंग अर्नब ने नहीं बल्कि धृति ने फेंका है, और इसीलिए धृति का गुस्सा भी उसने अर्नब पर निकाल दिया और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। धृति बेचारी लाचार निगाहों से अर्नब को देख रही थी। शुक्रिया मेरी मुसीबत अपने सर पर लेने के लिए। धृति अपना सा मुंह लेकर लिपी पुती अपने कमरे में नहाने चली गई। बाथरूम में आकाश था जो रगड़ रगड़ कर खुद पर गिरे रंग को छुटा रहा था। वो नहाकर सिर्फ एक तौलिए में बाहर निकला। धृति सामने जमीन पर बैठी हुई बाथरूम खाली होने का इंतजार कर रही थी। आकाश को बिना कपड़ों का देखकर उसने नजरें झुका ली। आकाश को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही सड़ा सा मुंह बनाकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। धृति ने चोर निगाहों से आकाश को घूरना शुरू कर दिया। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं आप, एकदम सांवरिया फिल्म के रणबीर कपूर जैसे। बस जरा गुस्सा कम किया करिए। वो मुस्कुराते हुए आकाश को देखे जा रही थी। उसे अपनी तरफ घूरता देख आकाश बोल पड़ा, नहाने क्यों नहीं जाती? एक तो वैसे ही सारा फ्लोर गंदा कर दिया है, जाओ नहाकर तुरंत इसे साफ करो। फिर उसे तुरंत कुछ याद आ गया और वो धृति से बोला, रहने ही दो, तुम तो मत ही करना, मैं नौकरों को बोल दूंगा। धृति चुपचाप उठकर नहाने चली गई। आज होली थी। ससुराल में उसकी ये पहली होली थी। अपनी सासू माँ की मान मनोबल करके उसने गुजिया बनाने की परमिशन ले ली थी, लेकिन साथ ही में एक शर्त भी थी कि वो सारा काम नौकरों की देखभाल में ही करेगी। धृति के मायके से भर भर कर शगुन भेजा गया था। ढेर सारी गुजियाँ, मिठाइयाँ, मेवे, गाय के दूध से बना शुद्ध देसी खोया और परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ उपहार भी था। धृति का परिवार भले ही गांव का था, लेकिन काफी समृद्ध और पैसे वाला था। उसकी गांव में दूध की 3 डेयरियां थीं, अपनी एक आटा चक्की थी, ढेर सारी गायें और भैंसें भी थीं। खेत खलिहान तो थे ही, साथ में पुश्तैनी जमीन जायदाद थी 16। गांव में मुखिया जी का रुतबा था। धृति ने बड़े मन से गुजियां बनानी शुरू कर दी। गांव की रसोई में निडरता से इधर उधर फुदकती घूमती धृति यहाँ हर चीज को हौले से छू कर देख रही थी कि कहीं उससे फिर से कोई गलती ना हो जाए। नौकर उसे जैसे बताते जाते थे वो वैसे ही करती थी। यहाँ सारा सामान तो वही था, लेकिन उपकरण अत्यंत आधुनिक थे, जिनमें से कई तो धृति ने पहले कभी देखे तक नहीं थे। वो किताबी ज्ञान में भले ही कच्ची थी, लेकिन सीखने में माहिर थी।
नौकर जिस उपकरण को एक बार इस्तेमाल करना सिखा देते थे वो उसे अच्छे से ध्यान रखती थी। कुछ ही देर में उसने ढेर सारे पकवान बना डाले और फिर वहीं पसर कर जमीन पर बैठ गई। अम्मा कितना याद करती होंगी हमको, हमसे तो किसी ने मायके जाने के लिए पूछा ही नहीं। बेचारी अकेले ही सब बनाई होंगी। सोचते सोचते उसकी झिलमिलाती हुई आंखों से 2 मोती उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क गए। लाख फारी न्यारे हो ससुराल में, लेकिन मायका तो मायका ही होता है ना। तब तक नवाबजादे अर्नब ने किचन में प्रवेश किया। आहा क्या खुशबू है, देखो तो जरा क्या बना है। कहते हुए उसने गर्म गर्म गुजियों से भोग लगाना शुरू कर दिया। अर्नब इस बात से अनजान था कि ये सब कुछ धृति ने खुद बनाया है। उसे तो यही मालूम था कि धृति को तो कोई किचन में घुसने भी नहीं देगा। वाह क्या स्वाद है धृति, कोई नया कुक आया है क्या? जी चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। धृति ने झट से बच्चों की तरह अपनी मुट्ठी बांधकर आगे बढ़ा दी। अब ये मत कहना ये सब तुमने बनाया है। अर्नब गुजिया मुंह में भरकर बोला। हाँ मैंने ही तो बनाया है। अच्छा तुम्हें किचन में घुसने किसने दिया? मम्मी जी ने, धृति मुस्कुराती हुई बोली। आज ना तुम्हारे हाथ की गुजिया खाकर मॉम डैड तो क्या, मेरे खड़ूस भैया भी तुम्हारे फैन हो जाएंगे। अच्छा जी, हाँ सच में उन्हें मीठा बहुत पसंद है। लेकिन बातें तो एकदम करीने जैसी करते हैं आपके भैया। धृति भी प्लेट से गुजिया उठाते हुए बोली। तुम्हें बुरा लगता होगा ना जब वो तुम्हें ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते? अर्नब गंभीर होते हुए बोला। ना बिल्कुल नहीं, बस जब डांटते हैं तो लगता है मार ही डालेंगे। इतना कहकर वो 4 गुजिया प्लेट में रखकर दादी माँ के कमरे में भाग गई। रात में घर का माहौल ही अलग था। सबकी जुबान पर धृति की गुजियों का ही नाम था, सिवाय आकाश के। वैसे नजर बचाकर वो भी 4-5 गुजिया साफ कर चुका था, लेकिन धृति की तारीफ कैसे करता? उस गंवार की तारीफ तो उसे अपनी बेइज्जती मालूम पड़ती थी। डिनर के बाद सब अपने कमरों में चले गए। आकाश जब काफी देर तक कमरे में नहीं आया तो धृति ने बाहर निकलकर एक नौकर से पूछ ही लिया। ए सुनो तो, छोटे मालिक कहाँ हैं? बड़े मालिक के साथ ऊपर बार में बैठे हैं। इतना कहकर वो नौकर जाने लगा। अरे रुको तो जरा, क्या बताए हो? छोटे मालिक ऊपर वाली मंजिल पर हैं। नौकर चला गया। धृति कुछ ही देर में ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई और ऊपर का नज़ारा देखकर वो हैरान ही रह गई। एक बड़े से हॉल में कांच का गोल काउंटर बना हुआ था, जिस पर तमाम सारी पुरानी और महंगी शराब की बोतलें रखी हुई थी। काउंटर के पास सोफे नुमा बड़ी सी कुर्सियों पर आकाश और उसके पिता बैठकर जाम लगा रहे थे। यही एक जगह थी जहां आकाश अपने पिता से कुछ देर बातें कर लेता था, वरना जब से उन्होंने धृति से शादी कराई थी आकाश उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। घोर कलयुग। धृति अपने दोनों हाथों को कानों पर रखती हुई बोली। ई बाप बेटा एक साथ बैठे जाम छलका रहे हैं। हमारा कोनो भाई होता और ऐसन करता तो पिताजी बेल्टे बेल्ट सूट देते। बेल्ट से उसे अपनी गांव की सहेली रिंकी और मोनी की याद आ गई। रिंकी के ब्याह को 3 महीना भी नहीं हुआ था जब मायके आई तो उसने बताया कि उसका पति रोज रात को शराब पीकर आता है और फिर मारपीट करता है। मोनी का भी तो यही हाल था। वो धृति की अम्मा को बता रही थी, चाची ये शराब ना अच्छे खासे मर्दन का हैवान बना देते हैं। हमार मर्द रोज रात को बिना बात के मारा पीटी शुरू कर देता है। कहा बताई चाची, जिया नहीं जा ऐसा आदमी सुन। धृति कांप गई। अगर इन्होंने भी यही किया तो? रिंकी की तो लव मैरिज थी, तो उसका मर्द उसकी इतनी कुटाई करता है। यहाँ तो इन्होंने शुरू से ही हम पे तलवारें तान रखी हैं, और अगर आज पीट दिए तो
डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे कि तभी उसकी नज़र आकाश की कमर पर लिपटी काली चिकनी प्योर लेदर की बेल्ट पर चली गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें ही मूंद दी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर बार में रक्षित आकाश के साथ नए प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 3 दिन बाद की डेट फाइनल की है मैंने। दोनों प्रोडक्ट्स हम एक ही साथ एक ही इवेंट में लॉन्च कर देंगे। मीडिया को भी इनवाइट किया गया है, इसलिए सारा परिवार अगर वहाँ होगा तो अच्छा रहेगा। आकाश अपने गिलास में बर्फ के टुकड़े डाल रहा था। पूरे परिवार से अगर आपका मतलब वो देहाती भी है तो आई एम सॉरी डैड, मैं उसे अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। अब वो तुम्हारी पत्नी है, थोड़ा तमीज से बात किया करो, रक्षित गुस्से से बोले। आकाश अपना गिलास टेबल पर पटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप शादी ज़बरदस्ती करवा सकते हैं, रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं बनवा सकते। कोशिश भी मत कीजिएगा। आपकी बहू है, आप साथ लेकर जाइए। मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर कहीं भी नहीं ले जाऊंगा। कहकर आकाश 4-5 गिलास एक एक घूंट में पी गया और गुस्से से पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला आया। वो भयंकर नशे में था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। वो धड़ाम से बिस्तर पर गिर गया। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर गई। उसकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं पा रही थी। उसे लगा सामने सोफे पर कपड़ों का पहाड़ सा लगा हुआ है। ये औरत भी ना जाने क्या क्या करती रहती है मेरे कमरे में रहकर। कैसे बेतरतीबी से कपड़े इधर उधर फैला रखे हैं इसने। वो उठा और लड़खड़ाते हुए सोफे की तरफ बढ़ा। उसे लगा सामने कपड़ों का ढेर मिल सा रहा है। वो गौर से देखकर एक एक कपड़ा हटाने लगा। सारे कपड़े हटाने के बाद जैसे ही उसने एक मोटी सी ब्लैंकेट खींची, उसके अंदर कांपती हुई धृति बैठी थी। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का दूसरा भाग। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और इंतज़ार कीजिए इस कहानी के तीसरे भाग का। धन्यवाद।